हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष एम्पेरियल क्लासेज। और आज हम लोग करेंगे यूनिट 4 मॉक टेस्ट। यूनिट 4 हमारा क्या था? कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन और लायबिलिटी। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंटिंजेंट एसेट्स। इनमें से कंटिंजेंट एसेट्स का बेस्ट डिस्क्रिप्शन या कह सकते हो कौन सा कंटिंजेंट एसेट्स को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट देखो तो ए सर्टेन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी की बात हो रही है, ये नहीं। एन एसेट दैट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड, ये तो फिक्स एसेट्स हो गया। एन एसेट दैट हैज ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड, तो ऑल जो पहले से रियलाइज हो गया तो कंटिंजेंट का आएगा। कंटिंजेंट मतलब पॉसिबल एसेट जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है और डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर अक्रेंस पे और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। तो देखो बच्चों, पॉसिबल एसेट या पोटेंशियल एसेट्स जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट से अराइज होता है और डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे और जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब ये आपका बी दिख रहा है ना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सर्टेन ऑब्लिगेशन आपका नहीं होगा। ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन फुल्ली सेटल्ड नहीं होगा। ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन वेव्ड बाय द क्रेडिटर भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? कंटिंजेंट लायबिलिटी मींस पॉसिबल ऑब्लिगेशन। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल कौन होगा? ट्रेड पेबल तो सिर्फ लायबिलिटी है बच्चों। बैंक लोन भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जिसका अमाउंट हमें पता है, सर्टेन अमाउंट। और आपका डेफिनिट है, डेफिनिट ऑब्लिगेशन मतलब कि आपको पे करना है। डेफिनिट एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपका लायबिलिटी होता है। तो ट्रेड पेबल बैंक लोन लायबिलिटी। कैश इन हैंड तो आपका करेंट एसेट्स में आ जाएगा। तो लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी ये आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मींस कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, व्हेन शुड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब रिकॉग्नाइज करते हैं? देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होता है वो फुट नोट्स में दिखाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स में डिस्क्लोज किया जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं होता है। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब वो रिलायबली एस्टिमेटेड हो, यानी व्हेन इट इज़ पॉसिबल, यानी लग श्योर मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अदरवाइज कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुट नोट्स में दिखाते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब वो पॉसिबल हो और उसका अमाउंट रिलायबली एस्टिमेटेड हो। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? सी, 4 का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्रोविजन। नॉट पूछ रहा है बच्चों, इनमें से कौन प्रोविजन का रिगार्डिंग नहीं है? देयर इज अ प्रजेंट ऑब्लिगेशन, तो प्रोविजन तो होता ही है प्रजेंट ऑब्लिगेशन या नॉन ऑब्लिगेशन, तो ये तो होगा ही। इट इज प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, ये भी होगा बच्चों, ये भी प्रोविजन है। द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये भी होगा, ये भी डिफिनीशन में था, टेक्स्ट बुक पढ़े हो ना आप लोग थ्योरी में। लेकिन कौन आपका प्रोविजन का रिगार्डिंग नहीं है कंडीशन? तो द ऑब्लिगेशन इज रिलेटेड टू कंटिंजेंट एसेट्स, ये आपका प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने का कंडीशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो क्या पूछ रहा है बच्चों? नॉट। तो आंसर है द ऑब्लिगेशन इज रिलेटेड टू कंटिंजेंट एसेट्स इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्रोविजन। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज्ड होगा? तो द अमाउंट ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर, जब पता ही नहीं है तो रिकॉग्नाइज कैसे कर लोगे? द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल, जब प्रोबेबल है ही नहीं तो रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? द ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटल्ड, ये नहीं होगा। द प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, प्रोबेबल भी है और रिसोर्सेज का आउटफ्लो भी होगा, तब हम उसको प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटिजेंट एसेट्स इज ट्रू। इसमें से बताना है कि कंटिजेंट एसेट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट देखो तो कंटिजेंट एसेट्स आर रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी है नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं होगी तो कंटिजेंट एसेट्स का क्या होगा, नहीं होगा। कंटिजेंट एसेट्स आर ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन दे बिकम सर्टेन। वनली जैसे वर्ड आ जाता है ना बच्चों, तो वनली मतलब कि ऐसा थोड़ी कंटिजेंट एसेट्स केवल सब वर्चुअली सिर्फ सर्टेन हो जाएगा तो फिर कंटिजेंट एसेट्स आपका क्या है, कंटिजेंट एसेट्स आर वनली रिकॉग्नाइज व्हेन दे बिकम सर्टेन। तो सिर्फ सर्टेन हो जाने से नहीं होगा, इस डिफिनीशन में फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन सी नंबर देखो बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन है आपका, फिट बैठ रहा है। कंटिजेंट एसेट्स आर रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, वर्चुअली सर्टेन दैट दे विल बी रियलाइज्ड। ये डिफिनीशन है बच्चों। कंटिजेंट एसेट्स को हम रिकॉग्नाइज, अगर कंटिजेंट एसेट्स आपका उसका जो इकोनॉमिक इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट अगर प्रोबेबल है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेकिन जब कंटिजेंट एसेट्स वर्चुअली सर्टेन हो, इसका मतलब कि अब रियलाइज होगा, तब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स में दिखा देते हैं। तो आंसर हो गया सी। लिखा है कंटिजेंट एसेट्स आर नेवर रिकॉग्नाइज, ये गलत है। तो आंसर हो गया 7 का सी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन शुड अ कंटिजेंट एसेट्स बी रिकॉग्नाइज्ड। कंटिजेंट एसेट्स कब रिकॉग्नाइज्ड होगा, जब वो वर्चुअली सर्टेन हो, यानी कि जब इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट वर्चुअल सर्टेन हो, तभी उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं कंटिजेंट एसेट्स को। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रोविजन का एग्जाम्पल है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड तो पेमेंट करना, ये तो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूचर सेल, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। एक्सपेक्टेड सैलरी, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। लेकिन आप ये देखोगे प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी पता है लेकिन अमाउंट नहीं पता है। डिविडेंड कितना देना अमाउंट पता है बच्चों, कि प्रोविजन नहीं होगा। रेवेन्यू तो आपका प्रोविजन के रिगार्डिंग है ही नहीं। सैलरी भी सर्टेन अमाउंट है, पता है कितना पे करना है। लेकिन लीगल कॉस्ट कितना खर्चा होगा, अगर आप लॉसूट से जो लीगल खर्चा होता है वो आप अनुमान लगाओगे तो वो आपका अमाउंट नहीं पता है बच्चों, ये अनसर्टेन अमाउंट है। और प्रोविजन का क्या डिफिनीशन होता है, प्रोविजन का मतलब नॉन लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। तो आपका हो जाएगा, अब केस मुकदमा लड़ रहे हो, कितना खर्चा होगा, ये क्या है, ये तो अनुमान पे ही चलेगा, इस अनसर्टेन है। तो जो जिसका अमाउंट नहीं पता है कि कितना आपको लायबिलिटी, आपका लायबिलिटी हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा बच्चों। प्रोविजन मतलब कि आपको लायबिलिटी पता है, नॉन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, मतलब ये सी हो गया बच्चों ना। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। सिंपल, कंटिजेंट लायबिलिटी को क्या करते हैं, डिस्क्लोज इन द फुट नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ प्रोविजन। इसका क्या होगा बच्चों, प्रोविजन का मतलब फ्यूचर एसेट्स तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपेक्टेड लायबिलिटी नहीं, नॉन लायबिलिटी होता है तो ये भी नहीं होगा। एक्सपेक्टेड लायबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, ये कंटिजेंट लायबिलिटी हो जाएगा। करेंट एसेट्स भी नहीं होगा। तो कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ प्रोविजन है, तो रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी मतलब नॉन लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट और अनसर्टेन टाइमिंग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कंटिजेंट लायबिलिटी जो है बच्चों आर यूजुअली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो बता ही, तो सिंपल है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फुट नोट्स में। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। पेंडिंग लिटिगेशन, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। जहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी की बात आ रही है समझो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, तो ये तो कंटिजेंट लायबिलिटी हो गया। पूछा जा रहा है कौन नहीं है। वारंटी भी बच्चों बता चुके हैं आप लोगों को थ्योरी क्लास में, ये भी आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मीन्स कंटिजेंट लायबिलिटी। गारंटी भी थर्ड पार्टी को देना है तो थर्ड पार्टी के ऊपर है, वो आपके ऊपर क्लेम करे गारंटी के लिए या ना करे, तो ये भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब कंटिजेंट लायबिलिटी है।
लेकिन आउटस्टैंडिंग लोन पेबल ये तो डेफिनिट और परजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब सिर्फ लाइबिलिटी है ये, परजेंट ऑब्लिगेशन। और अमाउंट भी पता है ना, अमाउंट भी यहाँ पे सर्टेन अमाउंट भी पता है, तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ लाइबिलिटी है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ आर प्रोविजंस ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो प्रोविजन को दो जगह दिखाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, एक डेबिट साइड से प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। और एक बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड दिखा देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब देखो इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस कर दो, नहीं तो इसको सेपरेट तुम लाइबिलिटी साइड पे दिखा सकते हो सबको। तो दो जगह करते हैं, या तो पीएल से चार्ज होगा मतलब एक्सपेंस के रूप में, नहीं तो फिर लाइबिलिटी के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन देखो लाइबिलिटी के रूप में है ना, तो इसका आंसर हो गया बी, रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी। प्रोविजन को दो जगह दिखाते हैं, एक एक्सपेंस के रूप में और एक लाइबिलिटी के रूप में। तो यहाँ एक्सपेंस के नहीं है, लाइबिलिटी दिया, आंसर मार दो बी। नेक्स्ट, ए प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। प्रोविजन रिकॉग्नाइज कब होगा, द ऑब्लिगेशन इज सर्टेन, ठीक है, ऑब्लिगेशन इज सर्टेन है, लेकिन ये प्रोविजन में थोड़ी ना अमाउंट सर्टेन होता है, तो ये तो होगा नहीं। द ऑब्लिगेशन इज वर्चुअली सर्टेन, बिल्कुल नहीं। वेब बाय द क्रेडिटर, बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा, प्रोविजन आपका रिकॉग्नाइज होगा जब ऑब्लिगेशन प्रोबेबल हो और अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड, ठीक है ना। मैनेजमेंट डिसाइड कर दे कि इसका इतना प्रोविजन करना है, तब वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर बी बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द कंटिंजेंट एसेट्स। कंटिंजेंट एसेट्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखो बच्चों, पोटेंशियल टैक्स रिफंड, ये तो सिंपल है कि भविष्य में टैक्स मिलने की संभावना है, तो कंटिंजेंट एसेट्स हो गया। पेंडिंग लॉ सूट इन फेवर ऑफ द कंपनी, कंपनी के फेवर में अगर आप कोई पेंडिंग लॉ सूट अगर आप जीतते हैं, तो ये भी पॉसिबल एसेट हो गया कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। एक्सपेक्टेड गेन, इसमें से कौन नहीं पूछा है बच्चों, कौन नहीं है। एक्सपेक्टेड गेन इन इन्वेस्टमेंट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, मतलब कंटिंजेंट एसेट्स। लेकिन फ्यूचर रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये पॉसिबल थोड़ी है, हम सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रेवेन्यू होगा ही, तो ये कंटिंजेंट एसेट्स नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्रोविजन। देखो प्रोविजन आपका सर्टेन तो है नहीं, प्रोविजन बच्चों सर्टेन नहीं होता है, तो ये ए तो होगा नहीं। रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट बिल्कुल सही है, लेकिन और भी तो कुछ कंडीशन होने चाहिए। कंटिंजेंट एसेट्स तो बिल्कुल नहीं। तो प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ प्रोविजन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि रिसोर्सेज आपका बाहर जाएगा, तभी तो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो कंटिंजेंट एसेट्स का दो होता है, अगर आपका इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आपका प्रोबेबल हो, तब इसको कहाँ दिखाते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं उस समय बच्चों, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रिकॉर्ड कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आपका क्या हो, वर्चुअल सर्टेन हो जाए या वर्चुअली सर्टेन हो, तब उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज कर देते हैं, एसेट्स में दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये छोड़ो, हटाओ। कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या रिकॉग्नाइज कहाँ दिखाते हैं बच्चों, तो जब तक वो क्या हो, अमाउंट एस्टिमेटेड ना हो जाए, श्योर नहीं हो जाए, तब तक उसको हम कहाँ रखते हैं, जब तक प्रोबेबल है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, डी हो जाएगा ना। कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, ये मैच कर रहा है, इस कंटिंजेंट लायबिलिटी भी तो है, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है,
अंडर विच सर्कमस्टांसेज वुड अ कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो देखो नॉट आ गया ना, कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं होगा। फर्स्ट देखो तो व्हेन इट इज प्रोबेबल एंड द अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेट, ये तो रिकॉग्नाइज्ड वाला हो गया। व्हेन इट इज सर्टेन, ये भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जब सर्टेन ही है पता ही चल गया तो लायबिलिटी में दिखा दो। व्हेन इट इज पॉसिबल और अमाउंट कैन बी, ये भी कौन सा नहीं है बच्चों, पॉसिबल है ना, तो ये भी नोट्स टू अकाउंट या फुट नोट्स में चला जाएगा। लेकिन कब रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जब वो वर्चुअली असर्टेन हो, क्योंकि ये जनरली क्या हो एसेट्स के केस में हो जाता है बच्चों, कंटिजेंट एसेट्स के केस में। तो आंसर क्या हो गया, जब वर्चुअली सर्टेन हो तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, फुट नोट्स में दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रोबेबल हो और अमाउंट रिलायबली एस्टिमेटेड हो, सर्टेन हो जाए और पॉसिबल हो, उस केस में तो रिकॉग्नाइज कर ही देते हैं बच्चों। तो आंसर हो गया इसका बी। 23 देखो, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर अ प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो एक तो लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं और एक एक्सपेंस के रूप में। तो इसका आंसर हो गया ए, रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। 20 नेक्स्ट है, कंटिजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टिपिकली डिस्क्लोज इन विच सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंटिजेंट लायबिलिटी तो सीधे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में कब करेंगे, जब कंटिजेंट एसेट्स आपका वर्चुअली सर्टेन हो, क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो ये नहीं होगा। इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नहीं होगा, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट एसेट। कंटिजेंट एसेट्स का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। ट्रेड पेबल तो बच्चों सिर्फ लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और सर्टेन अमाउंट है, डेफिनेट ऑब्लिगेशन हो गया। सैलरी पेबल ये भी लायबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग लोन पेबल ये भी लायबिलिटी हो गया। लेकिन पोटेंशियल टैक्स रिफंड अंडर डिस्प्यूट, आप टैक्स रिफंड के लिए आपको क्या करें, डिस्प्यूटेशन है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको टैक्स रिफंड मिल सकता है। तो पॉसिबल एसेट क्या होता है, कंटिजेंट एसेट्स। तो आंसर हो गया बच्चों इसका बी। तो फाइनली आपका यूनिट 4 का मॉक टेस्ट हो गया और यूनिट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट डे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 अकाउंटिंग पॉलिसी। और आप लोग सभी बच्चे पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन नहीं करते हो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मेहनत खुद से करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ देख लिए वीडियो हो गया, बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही इफ़िशियंट होगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।